एवरीवन, माय नेम इज निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री एंड कैबिनेट कमिटीज़ के ऊपर। ठीक है, ये लेक्चर नंबर हमारा जो है 14 है। अगर फर्स्ट 13 लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि जो 6 to 7 लेक्चर में हमारा जो पॉलिटी होगा, जो मेजर पोर्शन ऑफ द पॉलिटी होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 to 7 लेक्चर और होगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मेजर पोर्शन खत्म हो जाए। उसके बाद जो है जो भी बचा होगा पोर्शन, वो हम बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन जैसे 6 to 7 लेक्चर्स के बाद जैसे ही मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा एंड देन ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इस तरीके से चलेगा। तो आपका जीके सेक्शन जो होगा मई से पहले 15 मई से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है पार्लियामेंट्री एंड कैबिनेट कमेटी। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो लोग भी CUT PG 2023 के लिए अपियर हो रहे हैं, LLB का एग्जाम दे रहे हो, DLB या फिर LLB का तो सारा कॉमन एग्जाम है, या फिर आप LLM के लिए दे रहे हो, ठीक है, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा DULLB करके, टेलीग्राम पे जाओगे, इसको सर्च करोगे, आपको ईजिली मिल जाएगा ये। और यहाँ पे मैंने क्या किया स्पेशली जो CUT PG के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या किया, मैंने जीके का जो PDF है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, जाके आप चेक करो और आप सॉल्व कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, कंप्यूटर के आपके नोट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो। और इंग्लिश का जो PDF है वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा ईजिली अवेलेबल। तो आपका 3 सेक्शन तो आपका PDF से यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, आपका काम हो जाएगा उसमें से। सिर्फ मैथ्स का मैंने वहाँ नहीं डाला है, आने वाले टाइम पे वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो भी चीज़ मिल जाए। ठीक है, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो आप चैनल के। तो वहाँ पे डेली बेसिस पे हम क्विज भी करवाते हैं, फिर या कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो गया वो भी हम डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करता हूँ मैं। आज का टॉपिक जो है पार्लियामेंट्री एंड कैबिनेट कमेटी है। ठीक है, आपको नाम से ही दिख रहा होगा कि पार्लियामेंट में जो कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसी पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, कैबिनेट कमेटी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली बोल रहा हूँ, यहाँ से सवाल आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो पहले बता दूं पार्लियामेंट्री कमेटी होता क्या है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी कुछ नहीं, बस इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो जो भी हाउस में, यानी कि या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, वहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन जब ड्राफ्ट होता है, यानी कि जब कोई लॉ बनता है, ठीक है, तो उस लॉ को एनालाइज करना, उसका इम्पैक्ट क्या होगा गवर्नेंस के ऊपर या और भी इंडिकेटर्स के ऊपर, ठीक है, पॉलिसी में क्या एनालाइज करना, पॉलिसी को एनालाइज करना, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बिल्कुल स्क्रूटनाइज करना लॉज को, ये काम होता है एक्चुअली पार्लियामेंट्री कमेटी का। ठीक है, मतलब पूरा एक लॉ बनने से पहले उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो अच्छा है या बुरा है, उसका क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है, इस चीज़ को पार्लियामेंट्री कमेटी जो है मॉनिटर करती है और गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है अगर कुछ उनको लगा कि ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। लेकिन इनका जो रिकमेंडेशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो इनका रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट पे। सपोज करो क्या होता है कि अगर कोई लॉ बना पार्लियामेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है, लॉ पास होने से पहले लॉ पास कर दिया गया, लेकिन वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाती है, ठीक है, कि इसको आप एनालाइज करो, इसमें अगर कुछ रिकमेंडेशन है तो बताओ हमें। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करेगी, सपोज करो उसमें XYZ करके कुछ रिकमेंडेशन करना हो कि ये चीज़ें चेंज करनी है इसमें, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास गया वो चीज़, लेकिन गवर्नमेंट बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, अगर चाहेगी तो गवर्नमेंट जैसे लॉ लाइए वैसे पास करवा सकती है, पास इन द सेंस जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके। ठीक है, इनका रिकमेंडेशन बस होता है, रिकमेंडेशन लिया जाता है, रिकमेंडेशन को समझा, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी में जो बैठते मेंबर्स वो सोच समझ कर कुछ रिकमेंड करते हैं, तो जनरली रिकमेंडेशन जो होता है ले लिया जाता है। बाकी इसको आगे देखते हैं। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगी पार्लियामेंट्री कमेटी होता क्या है, पहले इनका काम क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट, इनके कुछ प्रोविजन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दीज कमिटीज एट डिफरेंट प्लेसेस बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन, टेन्योर एंड फंक्शन एटसेट्रा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमिटीज के बारे में मेंशन तो करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये कोई स्पेसिफाई नहीं करता है इसके प्रोविजंस को कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, इनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, इनमें मेंबर्स कितने होंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, ठीक है, इनका टेन्योर कितना होगा, इनका फंक्शन क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। और ये बाय कन्वेंशन चलता रहा है, रूल्स ऑफ द जो प्रोसीडिंग्स होता है हाउस का, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, दे आर डेल्ट
विद इन डिटेल इन द रूल्स ऑफ द टू हाउसेस। दो हाउसेस का जो रूल होता है, रूल्स ऑफ द हाउस होता है एक, जिसके अकॉर्डिंग हाउस चलता है, मतलब आप लोकसभा, तो लोकसभा का रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग लोकसभा प्रोसीड करती है, ठीक है, ये कहा गया है। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है। ये जनरल है, आगे इनको डिटेल में हम करेंगे, जैसे जैसे कमेटी आएगा उसको कौन इलेक्ट करता है, कितने मेंबर्स होते हैं, वो हम करेंगे। जनरली क्या होता है, या तो हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं, या फिर चेयरमैन हो या फिर स्पीकर हो वो इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, दो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन। इनका जो सारा कामकाज होता है, ये जो वर्क करते हैं, ये किसके अंडर में करेंगे, स्पीकर के अंडर में करेंगे या चेयरमैन। स्पीकर इन द सेंस लोकसभा में और चेयरमैन राज्यसभा में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और टू द स्पीकर चेयरमैन। ये जनरल है, ये जो सारा पॉइंट है ये जनरल है। हर एक जो कमेटी होता है उसका अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, उनका अलग अलग काम है, उनका अलग अलग अपॉइंटमेंट करने का तरीका अलग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हैज अ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा और राज्यसभा। उनका एक सेक्रेटेरिएट भी होता है, ठीक है, और लोकसभा में होगा तो लोकसभा प्रोवाइड करेगी और राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से देखो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट और ये दोनों में से कोई एक आ ही सकता है, ये चांस होता है हमेशा एग्जामिनेशन में आने का। तो फर्स्ट जो कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे वो है एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी बोलते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से डिटेल में करेंगे क्योंकि यहाँ से जो हर एक पॉइंट जो अंडरलाइन पॉइंट है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले एस्टिमेट्स कमेटी का ऑरिजिन क्या है वो देखते हैं फर्स्ट। तो सेटअप इन 1950, ये भी सवाल आ सकता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में कि कब सेटअप किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि इसको कब सेटअप किया था, 1950 में सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई, ठीक है। जॉन मथाई कौन थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे इन 1948। ये चीज़ आपको थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ है, याद रख सकते हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन में भी पूछ ले। तो किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए जॉन मथाई के रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था 1950 में। और जॉन मथाई जो थे हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे इन 1948, राइट। ये दो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो कंपोजिशन से काफ़ी सवाल आता है यहाँ पे। 30 मेंबर्स ऑल फ्रॉम लोकसभा, देखो इसके टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा से ही अपॉइंट किए जाते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता है। और ये लार्जेस्ट कमेटी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता ही आता है कि हो सकता है अगर आपका CUT का पेपर है तो हो सकता है पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एस्टिमेट्स कमेटी आप टिक करोगे, ठीक है। इसके मेंबर्स लोकसभा से इलेक्ट होते हैं या राज्यसभा से इलेक्ट होते हैं, तो सिर्फ लोकसभा से इलेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अब देखो थर्ड पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको फंसाने के लिए पूछा जाता है कभी कभी, द मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ दिस कमेटी, ठीक है, या कोई भी कमेटी के मिनिस्टर मेंबर्स नहीं होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मिनिस्टर जो होते हैं इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं, जो भी मिनिस्टर जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये सब जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनको मिनिस्ट्री मिला हुआ हो वो इस कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो इनका फंक्शन क्या होता है, टू एग्जामिन द बजट एंड ऑल्सो सजेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। इनका काम क्या होता है कि बजट को एग्जामिन करना। अगर बजट मान चलो गवर्नमेंट जो है बजट लाती है, पेश करती है लोकसभा में, ठीक है, तो इनका काम क्या होता है कि बजट को एनालाइज करना कि बजट में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक ठाक है या नहीं है, ठीक है, एनालाइज करना प्रॉपर तरीके से, या कुछ रिकमेंडेशन उनको लगा तो रिकमेंड भी करना, ठीक है। या फिर कोई भी पब्लिक जहाँ पे इकोनॉमीज की बात हो, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हो या रेवेन्यू की बात हो, वहाँ पे ये एस्टिमेट्स कमेटी काम करती है, ठीक है। लेकिन इनका जो रिकमेंडेशन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता गवर्नमेंट पे, ये चीज़ आपको मैंने ऊपर ही बताया था। अब देखो इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी। अब ये देखो क्या करते हैं, सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसी टू इंश्योर इकोनॉमीज ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। और इनका ये भी काम होता है कि आप एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी भी बताओ। अगर आपको लग रहा है कि ये पॉलिसी सही नहीं है, ठीक है, तो आप एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी भी बता सकते हो गवर्नमेंट को ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर कहने का मतलब होता है कि बजट में जो खर्चा दिखाया गया कि हम यहाँ खर्च करेंगे, इस सपोज करो हेल्थ सेक्टर पे हम 15,000 करोड़ खर्च करेंगे, तो इसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना। पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रोसेस होता है सारा कुछ। नेक्स्ट कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी।
ठीक है। इसका ओरिजिन जो होता है ये सबसे ओल्डेस्ट है, वो सबसे लार्जेस्ट था, एस्टिमेट्स कमेटी जो था सबसे लार्जेस्ट था 30 मेंबर्स का, और ये जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये सबसे ओल्डेस्ट है, और इसको सेटअप किया गया था फर्स्ट टाइम इन 1921, देखने से लग रहा होगा कि ओल्डेस्ट है, और अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, ये आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो इसका कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, 22 मेंबर्स इसमें टोटल होते हैं, और 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इलेक्टेड फॉर 1 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैंने प्रेसिडेंट में इसको डिटेल में करवाया है। ठीक है, तो इसको आप जाके प्रेसिडेंट, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो प्रेसिडेंट वाला लेक्चर जाके देखो, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन पार्टी का होता है। ठीक है, इसका जो चेयरमैन होगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा, जो रूलिंग पार्टी का इसमें चेयरमैन नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट एक सवाल हो जाए, यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी अगेन द मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर, मिनिस्टर जो है इनके मेंबर नहीं होंगे। राइट, अब फंक्शन क्या, देखो इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन है एग्जामिन द कैग ऑडिट रिपोर्ट। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उनका जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उनको एग्जामिन करना। ठीक है, एंड डिस्कवर्स द इरेगुलरिटीज, मतलब उसमें कुछ इरेगुलरिटीज है या नहीं कैग के रिपोर्ट में, उसको ये एनालाइज करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैग ने एक बार रिपोर्ट को ऑडिट कर दिया, ठीक है, तो वो हो गया समझो ऐसे जनरली। उसके बाद इनका काम आता है कि आप इसमें चेक करो कि कुछ इरेगुलरिटीज है या नहीं है, उसका कुछ मतलब सेंस बनता नहीं। लेकिन इसका काम है, इनका काम है कि एग्जामिन करें और कुछ रिकमेंड करना तो करें। ठीक है, लेकिन वैसा होता नहीं है, एक बार ऑडिट हो गया रिपोर्ट तो हो गया। अब देखो क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, कैग। कैग को क्या बोलते हैं, ये एक सवाल आता है जनरली, बहुत इजी सवाल है, काफी घिसा पिटा सवाल है। फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड फॉर पैक। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होता है उसके कैग क्या होते हैं, उनके फ्रेंड होते हैं, फिलोसफर गाइड होते हैं। तो ये एक बेसिक सा सवाल है, इसको आप देख लो, नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट कमेटी जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट कमेटी है। ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। यहाँ पे जो कमेटी है काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आ गया सवाल आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इनका जो ओरिजिन होता है कृष्ण मेनन कमेटी 1964 के रिकमेंडेशन पे हुआ था, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, कमिटीज भी आपको याद रखना है किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था। ठीक है, इसमें भी कंपोजिशन जो इसका है 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। द मिनिस्टर अगेन कैन नॉट बी मेंबर, ये बता दिया हूँ। चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम द अमंग्स इट्स मेंबर हु आर ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा ओनली। लेकिन जो इसके जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, हमेशा आपको याद रखना है कि अपोजिशन पार्टी का जो होगा लीडर वो चेयरमैन बनेगा, फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। लीडर नहीं, सॉरी, अपोजिशन पार्टी से कोई भी बन सकता है। जनरली जो अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं वही बनते हैं, लेकिन कोई भी बन सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं कि अपोजिशन पार्टी का लीडर ही बने। राइट, तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो चेयरमैन होगा वो सिर्फ लोकसभा से ही होगा। ठीक है, और जनरली जो होता है, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी से ही बनते हैं। जनरली जो रूल नहीं है ऐसा, रूलिंग पार्टी से होता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे। अब नाम से देखो पब्लिक अंडरटेकिंग से मतलब जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज है, जैसे ONGC हो गया, NTPC, ये सब वगैरह वगैरह जो कंपनीज हैं ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, उनका ये प्रोसीजर देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। तो वही फंक्शन इसका क्या कहा गया, टू एग्जामिन रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, जैसे LIC है, राइट, ONGC है। ठीक है, ये सब जो कंपनीज हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनका जो काम है, ठीक है, इनका जो रिपोर्ट्स है, अकाउंट्स है, इनको एनालाइज करने का काम है इनका। ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द PSU। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं होता कि डे टू डे लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है। बस लास्ट के अर्ली टाइम पे, मतलब ईयरली में एक बार इनको रिपोर्ट एग्जामिन, इनके पास रिपोर्ट आता है, उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, और कुछ रिकमेंडेशन देना हो तो रिकमेंड करते हैं, बस इतना सा काम है। अब देखो ये तीनों इंपॉर्टेंट कमेटी है। ठीक है, और ये सारी जो है स्टैंडिंग कमेटी, इसको तीनों को अगर इकट्ठे बताऊं तो स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी कहने का मतलब होता है इसको और एक नाम से बोलते हैं परमानेंट कमेटी। परमानेंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी या परमानेंट, ये परमानेंट होते हैं नेचर में, ये बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का मन हो तो नहीं भी बनाएंगे, इनका बनना जरूरी है, इसको बोलते हैं परमानेंट कमेटी। अब आते हैं नेक्स्ट, ये एक होता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी।
ये भी देखो स्टैंडिंग कमेटी, ये भी परमानेंट इन नेचर होता है। ये टोटल कितने टोटल हैं, 24 हैं, ठीक है। ये उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं क्या है इसका मतलब ऑरिजिन। इसका ऑरिजिन जो होता है रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा 1993 के बेसिस पे होता है, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लेते हैं क्योंकि ये 24 इन नंबर्स हैं, तो आप 24 के 24 तो याद रख नहीं पाओगे। लेकिन इसका कंपोजिशन देख लेते हैं क्या कहता है। इनका कंपोजिशन जो है 31 मेंबर होते हैं, अगर पूछ ले इनकेस 21 फ्रॉम लोकसभा और 10 फ्रॉम राज्यसभा। मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, मतलब जो भी, जैसे अगर लोकसभा में तो स्पीकर और राज्यसभा में तो वहाँ के जो चेयरमैन होंगे वो, ठीक है। टर्म क्या होता है, ईच स्टैंडिंग कमिटीज टर्म इज 1 ईयर। आपको पता होगा कि 1 ईयर का इनका टर्म होता है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशन। सारे कमिटीज की बात कर रहा हूँ। मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमिटीज। मिनिस्टर जो है कोई भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते हैं, याद रखना है, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एडहॉक कमेटी भी होता है एक, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमिटीज। अब फंक्शन क्या होता है, एग्जामिन बिल्स, डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है, ये सब पार्लियामेंट में आपको पढ़ाऊंगा। मैटर्स ऑफ रिकमेंडेड, अदर मैटर्स रिकमेंडेड टू देम, अगर कोई उनको मैटर रिकमेंड किया जाता है तो उस पर एग्जामिन करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और कुछ रिकमेंड कर सकते हैं। आउट ऑफ द 24 स्टैंडिंग कमिटीज 8 वर्क अंडर द राज्यसभा और 16 अंडर द लोकसभा। ये चीज बेसिक्स ऑफ फैक्ट्स है। अब आते हैं हम कैबिनेट कमेटी के ऊपर, ठीक है। वो तो पार्लियामेंट्री कमेटी था, पार्लियामेंट बनाती है उसको। अब आते हैं कैबिनेट कमेटी, जो गवर्नमेंट का अपना कमेटी होता है, खुद का पर्सनल कमेटी एक तरह से कह सकते हो इसको। ये है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं पे वर्णन नहीं किया गया है, कहीं पे इसका उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहते हैं द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स कहने का मतलब कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है यहाँ पे जनरली, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, ठीक है, वो इस रूल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के बेसिस पे काम करते हैं इन पार्लियामेंट। ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पार्लियामेंट में, ठीक है। अब देखो, दीज रूल इमर्ज फ्रॉम आर्टिकल 77 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो क्या कहता है 77 आर्टिकल, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया कि वो डे टू डे जो ट्रांजैक्शन है हाउस का, पार्लियामेंट का, ठीक है, उनके कन्वीनियंट के लिए आपको रूल्स बनाना है, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेड बिजनेस, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल बनाते हैं किसके कहने पे, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको प्रेसिडेंट में करवाया है। अब देखो स्टैंडिंग कमेटी तो आपको पता चल गया, मैंने बताया था कि स्टैंडिंग कमेटी 2 तरह के कमेटी होता है, स्टैंडिंग कमेटी और परमानेंट कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी को ही परमानेंट बोलते हैं, और दूसरा जो कमेटी होता है एड हॉक कमेटी होता है, जो कि टेम्पररी इन नेचर होता है। और कुछ स्पेशल, अगर मान के चलो पर्पस आ गया, कुछ स्पेशल इमरजेंसी है, ठीक है, इन केस कुछ ऐसा ज़्यादा काम हो गया मतलब पार्लियामेंट में, तब एड हॉक कमेटी बनाई जाती है ताकि वर्कलोड कम हो सके, ठीक है। सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर, इनको कौन बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कैबिनेट कमेटी है। कैबिनेट कमेटी को हेड कौन करता है आपको पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सर्वोसर्वा है यहाँ पे। तो सेटअप बाय प्राइम मिनिस्टर एम्स टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। वेरियस मेंबरशिप फ्रॉम 3 to 8 इंक्लूड्स मिनिस्टर इन चार्ज, इंक्लूड सीनियर मिनिस्टर। यहाँ पे मिनिस्टर्स भी मेंबर होते हैं। एडहॉक कमेटी में बता दूं कि मिनिस्टर्स भी यहाँ मेंबर होते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई भी मेंबर हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। अब देखो इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज एंड देयर हेड्स, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है किस किस कमेटी को हेड करते हैं, ये कभी एग्जामिनेशन में आपसे वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स कॉल्ड द सुपर कैबिनेट, इसको बोलते हैं सुपर कैबिनेट, डील्स विद द ऑल पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू फॉरेन एंड डोमेस्टिक अफेयर्स, ठीक है। पॉलिटिकल जितना भी इंटरनेशनल मैटर्स हो या डोमेस्टिक मैटर हो, स्टेट से रिलेशन हो, ठीक है, वो सब किस कमेटी के अंडर में आती है, पॉलिटिकल अफेयर्स। और उसको हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द गवर्नमेंट एक्टिविटीज ऑन द इकोनॉमिक स्फीयर, ठीक है। देश में जितना भी अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी आने वाला हो, ठीक है, कुछ रूल्स आना हो, कुछ रेगुलेशन आना हो, तो सबसे पहले जो उनका जो डायरेक्शन होता है वो यहीं से आता है, ठीक है, यही कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इसमें और भी मेंबर्स होते हैं। मैंने ऊपर बताया था कि 3 to 8 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है।
अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट डिसाइड्स ऑल हायर लेवल ऑफ अपॉइंटमेंट, जितना भी अपॉइंटमेंट होता है हायर लेवल पे, जहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हो, ठीक है, करते तो अपॉइंट प्रेसिडेंट है लेकिन रिकमेंड प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, ठीक है। या फिर सेंट्रल लेवल सेक्रेटेरिएट का अपॉइंटमेंट हो, या पब्लिक इंटरप्राइजेस बैंक का हो, ठीक है, जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग बैंक है, अगर उनका कोई सीईओ बनाना हो, डायरेक्ट एमडी बनाना हो, ठीक है, ये सारा डिसीजन जो अपॉइंटमेंट का समझ लो कि सारा जो डिसीजन है वो अपॉइंटमेंट कमेटी करती है, उसको हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब है। होम मिनिस्टर कौन सा करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मतलब पार्लियामेंट में जो डे टू डे प्रोसीडिंग्स हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है, उनको लुक आफ्टर करना क्या किसका काम होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। लुक्स आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट, ठीक है, गवर्नमेंट किस तरीके से बिजनेस कर रही है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है पार्लियामेंट में, तो ये सब का काम किसका होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसको हेड कौन करते हैं, होम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ अदर कमिटीज के बारे में भी देख लेते हैं। चेयर्ड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, अगर मान के चलो स्पीकर है तो लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में तो चेयरपर्सन। रूल्स कमेटी, रूल्स कमेटी को कौन चेयर करता है, ठीक है, रूल्स कमेटी को चेयर करता है। और रूल्स कमेटी का काम क्या होता है, कंसीडर द मैटर्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस एंड रिकमेंड्स नेसेसरी अमेंडमेंट्स और एडिशन टू द रूल्स ऑफ द हाउस। हाउस कैसे चलना है, हाउस में प्रोसीडिंग्स कैसे होना है, ये सब रूल्स कमेटी में दिया हुआ है। रूल्स कमेटी को चेयर कौन करता है, अगर लोकसभा में है तो स्पीकर, और राज्यसभा में अगर हो रहा है तो चेयरपर्सन, जो वहाँ के राज्यसभा के चेयरपर्सन है वो, ठीक है। इन द लोकसभा द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग द स्पीकर। इन द राज्यसभा इट कंसिस्ट ऑफ 16 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन, ठीक है। ये चीज़ फैक्ट है, आपके एग्जामिनेशन में नहीं ही आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस, ठीक है, हाउस में कौन सा कब क्या होगा, 0 आवर कब आएगा, ठीक है, कब क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब डिसाइड कौन करता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, मतलब कौन सा प्रोग्राम हाउस में कब होना है, ठीक है, बेसिकली। तो रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस। इट एलोकेट्स टाइम फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेस brought before the house by the government. In the Lok Sabha, this committee consists of 15 members, including the speaker. In Rajya Sabha, it 11 members. ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं। जनरल पर्पस कमेटी क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। कंसीडर्स एंड एडवाइसेस ऑन द मैटर्स कंसर्निंग अफेयर्स ऑफ द हाउस विच डू नॉट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एनी अदर पार्लियामेंट्री कमेटी। अगर कुछ ऐसा बच गया जो बाकी पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास नहीं है तो उसका काम, उसको कौन देख रेख करेगा, जनरल पर्पस कमेटी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कमिटीज़, ये जो बेसिकली मैंने ऊपर करवाया है आपको, एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड कमिटीज़ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। इसका कंपोजिशन पता होना चाहिए, इसका ओरिजिन पता होना चाहिए, इनका फंक्शन पता होना चाहिए, और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।